गुड मॉर्निंग, दिस इज विकास बिफोर यू। आप सब देख रहे हो एक्सपोर्ट इंग्लिश। सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं सेशन के बारे में आपको बता दूं कि आज का सेशन बुक का सेशन है, यानी कि आज मैं बुक पढ़ाने वाला हूं। बुक तो मैं पहले ही से पढ़ा रहा हूं। एक्चुअली मैंने पोइट्री पे काम करना शुरू कर दिया है और आज के इस सेशन के माध्यम से मैं प्रोज पे भी काम करना शुरू करने वाला हूँ। ये सेशन जो है 12th के बच्चों के लिए है। अगर आप 12th के स्टूडेंट्स हैं तो सेशन में बने रहिए, अन्यथा इसको स्किप कर जाइए। आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो आपको अच्छे से इस बात की जानकारी होगी कि आपको दो पार्ट्स पे काम करना पड़ता है, एक होता है प्रोज और एक होता है दूसरा पोइट्री होता है। पोइट्री पर ऑलरेडी काम स्टार्ट है और आज मैं प्रोज पे काम स्टार्ट करने वाला हूँ। प्रोज के कई चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर को डील करेंगे और एक सेशन नहीं कई सेशन के माध्यम से एक चैप्टर को डील किया जाएगा। यानी आज आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, उसका ये फर्स्ट सेशन है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप अगर किसी प्रोज के चैप्टर को पढ़ते हैं, प्रोज के टॉपिक को पढ़ते हैं, तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो यह कि जो चैप्टर होता है, जो चैप्टर का नाम होता है, पहले उसको आप डिफाइन कर लीजिए, उसको अच्छे से समझ लीजिए और फिर आप ऑथर के बारे में जान लीजिए। अगर ये दो काम आप कर लेते हैं, इसका मतलब होता है कि आप उस टॉपिक को, उस चैप्टर को आधा जो है पढ़ चुके होते हैं, हाफ काम उसका आप कर चुके होते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको टॉपिक के नाम से आपका इंट्रोडक्शन कराऊं, फिर उसका मैं डेफिनेशन भी बताऊंगा, उसको डिस्क्राइब भी करूंगा और ऑथर पे भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करने वाले हैं। सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले से मैं कुछ लिख के रखा हूं। चैप्टर का नाम है आपका इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर और बात जब ऑथर की आती है तो यहाँ पर महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, आप भी जानते होंगे, हम आज उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को समझ लीजिए। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को समझने के लिए आपको सिविलाइजेशन एंड कल्चर को समझना पड़ेगा। एक बात जान लीजिए, मैं देखता हूं कि लोग अक्सर इस बात पे कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सिविलाइजेशन और कल्चर दोनों सेम होता है। कुछ छात्र ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिविलाइजेशन अलग है और कल्चर अलग है। अगर दोनों अलग नहीं होता तो यहाँ पर हमारे टॉपिक का नाम इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हो ही नहीं सकता था। यहाँ पर हमारे टॉपिक का नाम इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है, इससे ये बात तो स्पष्ट है कि दोनों दो पॉइंट्स है। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को समझेंगे, लेकिन पहले आप सिविलाइजेशन और कल्चर को तो समझ लीजिए। चलिए मैं साधारण एग्जाम्पल के माध्यम से साधारण शब्दों में आपको सिविलाइजेशन और कल्चर को समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले देखिए सिविलाइजेशन होता क्या है। तो सिविलाइजेशन जो है ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। इसका जो एरिया होता है थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है। इसके अंतर्गत आप कह सकते हैं कि मैटर का डेवलपमेंट आ जाता है, मशीन्स का डेवलपमेंट आ जाता है। ये जितने भी मशीन्स हो गए, मैटर हो गए, सारे डेवलपमेंट सिविलाइजेशन के अंतर्गत आ जाते हैं। और भी कई चीज़ें आते हैं। और कल्चर की जो बात करते हैं तो कल्चर सिर्फ रहन सहन का तरीका होता है। अब उदाहरण के माध्यम से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे इंडियन वीमेन के बारे में आप बात कीजिए कि भारत में महिलाएं साड़ी पहनती है, तो भारत के महिलाओं के द्वारा साड़ी पहनना, भारत के महिलाओं के द्वारा साड़ी पहनना, ये यहाँ का सिविलाइजेशन हो गया। लेकिन अब कल्चर की बात करेंगे तो आप देखेंगे हर क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा जो साड़ी पहनने का तरीका है वो अलग अलग है। आप नॉर्थ में देख लीजिए, ईस्ट में देख लीजिए, वेस्ट में देख लीजिए, जिधर भी जाएंगे आप देखेंगे कि उसी साड़ी को महिलाएं अलग अलग तरीकाओं से पहनती हैं। तो साड़ी पहनना क्या हो गया, इट्स सिविलाइजेशन। और साड़ी के पहनने का तरीका क्या हो गया, कल्चर। यानी आपके पास, हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, अगर हमारे देश, हमारे राज्य में है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, बड़े बड़े मशीन्स है, तो ये हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट है, जो हमारा सिविलाइजेशन हो जाता है। और कल्चर हो जाता है, उसके यूज की जब बात करते हैं तो कल्चर के रूप में आ जाता है कि हमारा ये कल्चर है। जैसे मान लीजिए कि शादियां होना, तो शादियां तो हर जगह होती हैं। चलिए भारत में भी शादियां होती है, तो शादी होना क्या है, ये यहाँ की सिविलाइजेशन है। लेकिन बात करेंगे शादी होने के तरीका की, तो ये कल्चर है। जैसे आप देखते होंगे कि हर मोहल्ले, हर कस्बे जाति धर्म के आधार पर हमारा देश जो है, हमारे देश की जब बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो लोग आपस में बटे हुए हैं। तो जब भी बात आएगी कल्चर की तो लोग बोलेंगे नहीं, मेरे गांव में, मेरे राज्य में या फिर मेरे मोहल्ले में शादी इस प्रकार से होता है, शादी के प्रोसेस जो है ये होते हैं। वो बोलेगा नहीं, मेरे यहाँ इस प्रोसेस से शादियाँ होती है। तो समझने वाली बात है कि शादी होना जो है वो सिविलाइजेशन है और शादी होने का जो तरीका है वो क्या हो जाता है, कल्चर है। जैसे मान लीजिए भोज के बारे में आप समझते हैं। जैसे यहाँ शादी है या फिर कोई डेथ कर जाता है तो देखा जाता है कि भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग उसके लिए भोज देते हैं, लोगों को बुला करके खाना खिलाते हैं। तो भोज करना भारत में शादी के उपलक्ष्य पर या फिर किसी के मौत जब हो जाती है, कोई बड़े बुजुर्ग मर जाते हैं तो उनके उपलक्ष्य पर जो लोगों को खाना खिलाते हैं, ये यहाँ का क्या हो गया, सिविलाइजेशन। लेकिन वो खाना खिलाने का जो तरीका होता है
वो क्या हो जाता है, कल्चर हो जाता है। लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे यहाँ इस प्रकार से खाना खिलाते हैं, लोग बोलेंगे कि नहीं मेरे यहाँ इस प्रकार से खाना खिलाते हैं। तो मोटा मोटी तौर पर आप सिविलाइजेशन और कल्चर को समझ रहे हैं। सिविलाइजेशन ओवरऑल डेवलपमेंट है, और बात जब कल्चर की होती है तो ये हमारे रहन सहन के तरीका को डिफाइन करता है। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करें उस टॉपिक का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, मतलब भारत की सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता के अंतर्गत आप ओवरऑल डेवलपमेंट ले सकते हैं। सिविलाइजेशन का एरिया जो होता है ब्रॉड होता है, लेकिन बात जब हम कल्चर की करते हैं तो कल्चर की एरिया ब्रॉड नहीं है। कल्चर आप 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर एक ही गांव में मैं बोल सकता हूं कि अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, लेकिन सिविलाइजेशन की बात जो करते हैं तो सिविलाइजेशन का एक एरिया जो होता है वो क्या होता है, ब्रॉड होता है। तो कल्चर लोगों का पर्सनल होता है और सिविलाइजेशन पर्सनल नहीं होता है, सिविलाइजेशन सबका होता है। मतलब हम एक सिविलाइजेशन के अंतर्गत रहने वाले लोगों का कल्चर क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। उसका वो कल्चर है, उसका वो कल्चर है, उसका वो कल्चर है। तो आप मोटा मोटी तौर पर आप समझ रहे होंगे कि सिविलाइजेशन किसको बोलते हैं और कल्चर किसको बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर टॉपिक की जब बात करते हैं तो टॉपिक का नाम क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति। यानी हमारा जो टॉपिक है वो भारत के इर्द गिर्द है। हम भारत के इर्द गिर्द पे चर्चा करेंगे, भारत के आसपास की चर्चा करेंगे। चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर का फुल ट्रांसलेशन आपको बताऊंगा, जो गांधी जी ने क्या कहा है पूरे चैप्टर में, तो वहां पर आपको ज्यादा समझ में आएगा। तत्काल एक बार जानिए, फर्स्ट काम होता है कि आप टॉपिक जो हेडलाइन होता है, टाइटल जो होता है उसको समझ लीजिए। तो मेरे ख्याल से इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर टर्म को आपने अच्छे से समझ लिया। अब सेकेंड वर्क जो यहाँ पर आपको करना है वो कि आप ऑथर के बारे में जान लीजिए, राइटर के बारे में जान लीजिए, क्योंकि जब चैप्टर पढ़ेंगे तो ये दोनों चीज आपको काफी मदद करेगी। इससे आप दोनों चीजों से आपको काफी मदद मिलेगा। मैं चैप्टर में कई सेशन करने वाला हूं। आज ये फर्स्ट सेशन है, नेक्स्ट सेशन में हो सकता है कि मैं चैप्टर का ट्रांसलेशन बताऊं, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊं, फिर समरी बताऊं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊं। कई सेशन होने वाले हैं। तो चलिए जरा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं। तो ऑथर का नाम क्या है, महात्मा गांधी है। भारत ही नहीं, इनको भारत के बाहर भी लोग जानते हैं और सब कोई जानते हैं, आप भी अच्छे से जानते होंगे। तो चलिए जरा इनके बारे में चर्चा कर ले। गांधी जी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी। सबसे पहले जानिए कि गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। उनको मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में जाना जाता है। ऐसे ज्यादातर लोग उनको महात्मा गांधी ही कहते हैं। तो मोहनदास करमचंद गांधी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात स्टेट ऑफ इंडिया। यानी महात्मा गांधी का जन्म जो था पोरबंदर में हुआ था। कहां पर हुआ था, पोरबंदर में। अब ये सवाल उठेगा कि पोरबंदर है कहां, तो इन गुजरात स्टेट ऑफ इंडिया। भारत में कई राज्य हैं आपको पता है, उसमें से एक राज्य है गुजरात। तो ये पोरबंदर जो है सो गुजरात में। तो गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था ऑन अक्टूबर 2 अक्टूबर को इन 1869, 1869 यानी कि 1869 में हुआ था। सबसे पहले इस लाइन को समझिए, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, तो मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म कहाँ हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर कहाँ पर है, भारत के कई राज्य हैं जिसमें से एक राज्य गुजरात है, तो गुजरात में पोरबंदर है। भाई किस डेट को इनका जन्म हुआ था, तो 2 अक्टूबर को हुआ था। और किस ईस्वी में हुआ था, तो 1869 में हुआ था। यहां तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हिज फादर्स नेम वाज करमचंद गांधी। भाई गांधी जी जन्म लिए थे, उनके पिता थे और उनके पिता का नाम क्या था, करमचंद गांधी। While his mother's name was पुतलीबाई गांधी, और उनके माताजी का नाम क्या था, पुतलीबाई गांधी था। He was popularly known as बापू। लोग उनको बापू के रूप में भी जानते थे। बापू के नाम से भी काफी प्रसिद्ध थे गांधी जी। उनको बापू बापू भी कहा जाता है। हमारे देश में बहुत सारे राजनेता हो गए या फिर स्पिरिचुअल लीडर हो गए, हम देश की जनता प्यार से उनका एक नामाकरण करते हैं। उसी प्रकार गांधी जी को महात्मा गांधी भी कहा गया, उनको बापू भी कहा गया, एंड द फादर ऑफ द नेशन, और उनको फादर ऑफ द नेशन का उपाधि भी मिला हुआ है, मतलब राष्ट्रपिता के रूप में। अगर सवाल होता है कि राष्ट्रपिता कौन है, तो हम गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में देखते हैं, क्योंकि उनका एक बड़ा योगदान था हमारे देश की आजादी में। ही वॉज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। अब स्पिरिचुअल लीडर का मतलब क्या होता है, तो स्पिरिचुअल लीडर का मतलब होता है आत्मिक नेता। जो लोगों का नेता होता है, आप लोगों का नेता बोल सकते हैं, लोगों से ज्यादा जुड़ा हुआ रहता है। और पॉलिटिशियन का मतलब होता है राजनीतिक, जो राजनीति करता है। राजपाट चलाने के लिए जो तकनीक का यूज किया जाता है वो राजनीति के अंतर्गत आता है। लेकिन गांधी जी राजपाट चलाने से ज्यादा देश के लोगों के बारे में सोचते थे, इसलिए उनको स्पिरिचुअल कहा जाता था। आध्यात्मिक भी बोल सकते हैं, जिनका आध्यात्म के प्रति झुकाव को, गांधी जी की आप स्पीच को सुनोगे तो आध्यात्म की तरफ उनके झुकाव को अच्छे से समझा जा सकता है। तो ही वॉज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। तो गांधी जी राजनीतिक से बेहतर क्या थे, स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता थे। ही यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। अब गांधी जी ने कई कार्य किए थे, उनका एक जो महत्वपूर्ण कार्य है वो ट्रूथ और नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा।
गांधी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सत्य और अहिंसा का परिचय करवाया था। और सिर्फ भारत में ही उनके इस नीति यानी सत्य और अहिंसा वाली नीति की प्रशंसा नहीं की जाती है, पूरी दुनिया में इसकी प्रशंसा की जाती है। आप जब बात करेंगे दुनिया के तमाम देशों के बारे में तो आप जानेंगे कि दुनिया के तमाम देशों ने आज़ादी प्राप्त की है और दुनिया के तमाम देशों ने आज़ादी प्राप्त करने में काफ़ी खून बहाया है। अमेरिका की आज़ादी की बात करेंगे तो जो वहाँ खूनी संघर्ष हुआ था, बड़े राइटर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे पर्लिस बक एक बड़ी लेखिका है, तो उन्होंने गांधी जी के बारे में बताया था कि गांधी जी का जो ब्लडलेस रिवोल्यूशन था, ब्लडलेस रिवोल्यूशन का मतलब गांधी जी का जो प्रिंसिपल था उसमें खून खराबा नहीं चाहते थे। वो अमेरिका की जो लड़ाई थी, आज़ादी की लड़ाई थी, जो भी क्रांति थी, उसमें जो खून बहे थे उतने बड़े उसको लड़ाई के रूप में देखा जाता था। गांधी जी का जो सिद्धांत था, गांधी जी का जो पॉलिसी था ब्लडलेस लड़ाई वाला, उसके सामने अमेरिका की वो बड़ी जो लड़ाई है वो छोटी दिखती है। ये पर्लिस बक ने कही थी सॉरी। तो ही यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ डिफेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत गुलाम था, ब्रिटिश यहाँ के शासक थे, तो भारतीयों ने ब्रिटेन के यानी ब्रिटिश के खिलाफ जो आंदोलन किया था उसमें गांधी जी ने ट्रूथ और सत्य और अहिंसा को अपना मुख्य वेपन यानी मुख्य हथियार के रूप में यूज किया था ब्रिटिश शासन के खिलाफ। ही डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टिल 1948। गांधी जी जो थे 1915 से लेकर के 1948 तक भारतीय राजनीतिक में उनका एक अलग ही प्रभुत्व था, पूरी पकड़ थी। किसी भी व्यक्ति को अगर भारतीय राजनीतिक में सबसे ज्यादा पकड़ था तो गांधी जी की थी, सबको पता है ये बात। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फेनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। गांधी जी के बारे में सबको पता है कि उनकी हत्या कर दी गई थी। फेनेटिक एक शब्द यहाँ पर है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्ड है, शायद अगर आप इस वर्ड को नहीं समझ तो समझ लीजिए इसका मतलब होता है कट्टरपंथी। तो ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फेनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को उनकी मौत एक कट्टरपंथी के द्वारा, कट्टरपंथी के हाथों उनकी मौत हो गई थी। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इज इज ऑटोबायोग्राफी। और माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ जो है गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है। एक बात यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, एक वर्ड होता है बायोग्राफी और एक होता है ऑटोबायोग्राफी। दोनों शब्दों में काफी अंतर है। बायोग्राफी का मतलब भी होता है जीवन कथा, लेकिन बायोग्राफी है वो किसी दूसरे के द्वारा लिखा होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति की बायोग्राफी अगर कोई दूसरा ऑथर या राइटर लिखता है तो उसको बायोग्राफी बोलेंगे किसी व्यक्ति की जीवन कथा को। लेकिन कोई व्यक्ति अपने जीवन कथा खुद से लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो गांधी जी ने अपनी जीवन कथा खुद से लिखी थी, इसलिए उनकी ऑटोबायोग्राफी हुई, जिसका नाम क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आपको इस क्वेश्चन का सामना करना पड़ सकता है। He also wrote numerous मतलब होता है अनेक, आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया। उन्होंने यंग इंडिया के लिए अनेकों आर्टिकल्स लिखे थे, अनेकों लेख लिखे थे। He also made so many speeches for young India। भारतीयों के लिए, यंग इंडिया के लिए उन्होंने कई सारे स्पीचेज भी दिए थे। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज एन एस्से। ये जो वर्तमान टॉपिक, जिस टॉपिक की हम चर्चा कर रहे हैं, एक प्रकार का एस्से है। थ्रू द प्रेजेंट पीस ऑफ वर्क, इस वर्तमान पीस ऑफ वर्क के माध्यम से ही टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। ये जो टॉपिक है एस्से है, इस एस्से के माध्यम से गांधी जी भारतीय सभ्यता की जो मजबूत नींव है उसके बारे में चर्चा करते हैं। हियर थ्रू दिस प्रेजेंट पीस, वर्तमान पीस के माध्यम से ही एडवाइजेज इंडियंस टू बी विद इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। गांधी जी इस एस्से के माध्यम से भारतीयों को समझाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, सलाह देते हैं कि आप भारत की जो सभ्यता संस्कृति है उसके साथ ही रहें। ही प्रेजेज इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। और गांधी जी इस टॉपिक के माध्यम से, इससे के माध्यम से भारत की सभ्यता संस्कृति की काफी प्रशंसा करते हैं। ये तो ऑथर के बारे में हो गया। थोड़ा सा एक बार मैं मोटा मोटी तौर पर बता देता हूँ, आगे फिर मैं चैप्टर के ट्रांसलेशन पे भी काम करने वाला हूँ। आपका टॉपिक है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। तो सबसे पहले मैंने बताया कि भारतीय सभ्यता संस्कृति है क्या। सभ्यता और संस्कृति दोनों अलग अलग टर्म है, यानी कि सिविलाइजेशन अलग टर्म है और कल्चर जो है सो अलग टर्म है। सिविलाइजेशन का एक ब्रॉड स्कोप होता है, उसका ब्रॉड एरिया होता है, और कल्चर जो है उसका छोटा छोटा एरिया होता है। सिविलाइजेशन के अंतर्गत, एक ही सिविलाइजेशन के अंतर्गत कई कल्चर के लोग रहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी जगह की बात करते हैं, उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, खास करके मैटर का जो डेवलपमेंट होता है या फिर जो भी डेवलपमेंट होता है वो सिविलाइजेशन के अंतर्गत आता है। जितनी हमारे पास वस्तुएं विकसित होती है सब सिविलाइजेशन के अंतर्गत आ जाती है। और कल्चर हमारा रहन सहन का तरीका होता है। ये इससे जो है वो गांधी जी के द्वारा दी गई है। गांधी जी के बारे में मैंने आपको बताया विस्तार से कि महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। का मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में भी वो जाने गए। उनको लोग प्यार से बापू भी कहें, उनको राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है। उनका जन्म पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। पिताजी जो थे वो थे करमचंद गांधी, उनकी माताजी का नाम था पुतलीबाई गांधी।
था। जब गांधी जी की बात करते हैं तो वो पॉलिटिशियंस की तुलना में ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे। उन्होंने ही ट्रूथ और नॉन वायलेंस को कह सकते हैं कि खोज किया था, दिया था दुनिया को। दुनिया के सामने ट्रूथ और नॉन वायलेंस को सबसे पहले गांधी जी ने ही लाया था। भारतीय राजनीतिक में उनका एक अच्छा पकड़ था। 1915 से 1948 तक उन्होंने भारतीय पॉलिटिक्स को, इंडियन पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया था। उनकी मौत 30 जनवरी 1948 में एक फैनेटिक यानी कट्टरपंथी के द्वारा हो गया था। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है उनकी बायोग्राफी है, और उन्होंने कई आर्टिकल्स भी लिखे थे यंग इंडिया के लिए। उन्होंने बहुत सारे यंग इंडिया के लिए स्पीचेज भी दिए थे। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर एक एस्से है। इस पीस ऑफ वर्क के माध्यम से वो भारत की जो नींव है सभ्यता की, भारतीय सभ्यता की जो नींव है उसके बारे में बात करते हैं। और यहाँ इस प्रेजेंट पीस के माध्यम से वो एडवाइसेस देते हैं भारतीयों को कि भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ ही वो रहे, और वो भारतीय सभ्यता संस्कृति की वो प्रशंसा करते हैं। ज़्यादा बात आपको तब समझ में आएगी जब हम लोग चैप्टर को ट्रांसलेट करेंगे। यानी नेक्स्ट क्लास में मैं चैप्टर को ट्रांसलेट करने वाला हूँ। एक एक चीज़ को मैं डिफाइन करूँगा, एक एक पॉइंट पे, एक एक वर्ड पे मैं चर्चा करूँगा। तो तत्काल क्या करना है, जब तक मैं अगला जो इसका सेशन है इस चैप्टर से रिलेटेड मैं अपलोड नहीं कर दूँ, तब तक इसको बार बार देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर टॉपिक और लेखक के बारे में आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आगे की चीज़ों को आप आसानी से कर लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आदित्य विकास कुमार की इजाजत, फिर मिलती है नेक्स्ट सेशन में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय।